Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ये लास्ट लेसन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टॉपिक का। लेक्चर होने वाला है उर्दू लैंग्वेज में और आज का हमारा टॉपिक है ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आपको याद हो, मैंने जो लेक्चर 1 था, जो क्लास 1 थी, वहां पे जो लिखा हुआ है उसमें मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ाया था। उसकी बेसिक डेफिनेशन थी, कुछ ग्राफ्स थे, एग्जाम क्वेश्चंस करवाए थे। और ये जो क्लास 2 है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बहुत डिटेल्स के अंदर समझाऊंगा। अपने लेसन ऑब्जेक्टिव्स की जानिब चलते हैं। आज हम कवर क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ये सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, समझाऊंगा क्या होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये भी समझाऊंगा ये क्या होती हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको याद हो तो जो मेरी पहली वीडियो थी, जो पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्राफ सिखाया था। इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्राफ मैं आपको सिखाऊंगा और हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे। सो विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। वेलकम बैक। अपना टॉपिक की जानिब चलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अगर फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो दो बनते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन याद हो तो मैं उसको उर्दू में आपको समझा देता हूं कि जब लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होता है या ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है तो ऐसे में हर बिजनेस ये टारगेट करता है कि हमारी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाए। ठीक है, और उसको नीचे लाने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। वो बल्क में परचेजिंग कर लेते हैं, वो मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले आते हैं, वो टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ करते हैं। जब वो इंटरनली करते हैं तो वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। जब उन्हें एक्सटर्नली बाहर से ये फायदे हासिल होते हैं तो उसे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ये अभी आपको डिटेल के साथ बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इन तमाम कैटेगरीज को आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाने वाला हूं। और ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कैटेगरीज हैं जिन्हें मैं आपको डिटेल्स के साथ आज समझाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं जनाब। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट ऑकर्स इनसाइड द फर्म। फर्म के अंदर कुछ ना कुछ किया जाता है, फर्म के अंदर कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है। वो क्या होता है वो अभी आपको समझाएंगे, ठहरिए जरा। दूसरी डेफिनेशन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट ऑकर्स विद इन इट्स कंट्रोल। जाहिर है फर्म के अंदर अगर कुछ होगा तो फर्म के कंट्रोल में ही है ना, वो उसके कंट्रोल से बाहर तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की ही डेफिनेशन है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आए हैं। इट मींस a company's efficiency of production that occurs because the factors are controlled by the management team. Efficiency हासिल होती है क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मैनेजमेंट टीम के हाथ में है, उनके कंट्रोल में। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इसको आसान से समझो। जब बिजनेस अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करता है, जो कि सारे रिसोर्सेज उसके हाथ में है, जब उन्हें एक्स्ट्रा एफिशिएंटली यूज करता है, उसके नतीजे में एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है। ठीक है, और उनका आउटपुट बढ़ता है तो वो जितनी कॉस्ट नीचे आती चली जा रही है उस आउटपुट पे डिवाइड होती है, तो मजीद पर यूनिट कॉस्ट नीचे आती चली जाती है। लेकिन उन्होंने किया कहाँ है? उन्होंने इंटरनली किया है, बिजनेस के साथ किया। अब बिजनेस के साथ वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाए? टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीड करो। लार्ज फर्म्स कैन यूज मशीनरी टू मैस प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स। मैस प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है? जो बड़ी फर्म्स होती हैं बेसिकली वो मशीनरी को यूज कर सकती हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है, मैस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन होने लगती है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होने लगता है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और अल्टीमेटली क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट नीचे आना शुरू हो जाती है। गौर से इसको रीड करो। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? द हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ देयर मशीनरी इज स्प्रेड ओवर देयर ह्यूज स्केल ऑफ प्रोडक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट।
बात क्लियर हो रही है? क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, बेसिकली अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हाई आपकी फिक्स कॉस्ट पड़ी आपको, जैसे आपने मशीनरी वगैरह लगाई, इसकी फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा हो गई, वो डिवाइड हो गई पूरे नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर, तो अल्टीमेटली आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट नीचे आती चली जाती है। टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल छोटे बिजनेसेस ये अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस लेवल की इतनी ऑटोमेटेड मशीनरीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं एक कंट्री में था, हैंडमेड शूज बहुत ही जबरदस्त एंड 100% लेदर के, एक छोटी सी शॉप थी, एक अंकल बैठे हुए बनाते थे, अमेजिंग शूज थे, बहुत महंगा जूता था, मगर मैंने एक लिया फिर भी, ठीक है। कई साल गुजर गए, वो जूता अब तक नया का नया है, मगर उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़े ब्रांड की शॉप थी और उस पे सेम उसी तरह का जूता अवेलेबल था, और जो अंकल बेच रहे थे उससे कहीं ज्यादा सस्ते में अवेलेबल था। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने मशीनरी यूज की है, ऑटोमेटेड सिस्टम यूज किया है, उसके बाद उन्होंने वो जूता बनाया। इन्होंने बेचारे, ये जो एक छोटा सा बिजनेस है, उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे नहीं आ सकती, ऑटोमेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था। क्लियर हो गई यहां तक बात? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फर्स्ट वन इज टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेकंड वन, आगे बढ़ते हैं जनाब। सेकंड वन वो कहता है फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? बिजनेसेस में लोन्स की जरूरत तकरीबन हर बिजनेस को पड़ती है। ऐसे में जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको ये एडवांटेज हासिल होता है कि वो बैंक्स से राब्ता कर लेते हैं, और बल्कि बैंक्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनके पीछे भागते हैं कि यार ये हमसे लोन ले लें। उसमें उन्हें फायदा ये होता है कि क्योंकि उनका लोन बहुत ह्यूज होता है और वो बड़े पैमाने पे लोन लेते हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, और बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट शो करने की वजह भी होती है कि दे नो कि इतना बड़ा बिजनेस है तो एक स्टेबल बिजनेस है, रिस्क कम है। ऐसे में जो बड़े बिजनेस हैं वो बेसिकली ऑप्शंस को देखते हैं कि हमें सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है। सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि सबसे कम इंटरेस्ट हमसे कौन चार्ज करेगा, और सबसे कम कंडीशंस पे हमें लोन कौन दे देगा, और सबसे ज्यादा वक्त, यानी जितनी ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिलती हैं वो एक छोटा बिजनेस एंजॉय नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने लोन लिया और उनको इंटरेस्ट कम देना है तो इससे अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट नीचे आ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड छोटे बिजनेसेस ये एंजॉय नहीं कर सकते। इस स्लाइड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है मैंने इसका आपको पूरा एक समअप बता दिया। क्लियर हो गई बात? आ जाए। छोटे बिजनेसेस तो नॉर्मली ये होता है कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो बैंक लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे हजारों ये पर्चे लाओ वो पर्चे लाओ, उसके बाद जाके 2-5 लाख रुपए उनको लोन मिलता है, तो बहुत, और कभी कभी तो उनको जो है वो सोर्स भी लगानी पड़ती है लोन के अप्रूवल के लिए। तो रीजन यही होता है क्योंकि स्टेबल नहीं होते, रिस्क इन्वॉल्व होता है, और उनसे बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर यूनिट कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है। मूव करते हैं जनाब थर्ड की तरफ। थर्ड, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या इसको आप स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। कभी गौर करें, आप किसी बिजनेस जाते हैं, आप जहां पे काम करते होंगे, आपके पेरेंट्स काम करते होंगे, आपने देखा होगा ऑफिसेज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक नहीं बल्कि कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, एंड सो ऑन। और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है या एक मैनेजर होता है। वो मोस्टली आप देखेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड होता है अपने उस स्पेसिफिक एरिया का। ऐसा क्यों होता है? देयर इज अ रीजन। रीजन है ये, रीजन ये है कि द लार्ज फर्म्स कैन डिवाइड मैनेजरियल रोल्स बाय एम्प्लॉइंग स्पेशलिस्ट managers so that the business can avoid the duplication of work and the efforts। इसलिए स्पेशलाइज लोगों को रखा जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि स्पेशलाइज लोग जो हैं वो अपने एरिया पे फोकस कर सकें, वर्क की डुप्लीकेशन ना हो, डबलिंग ना हो, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें मैंने पहले भी एक बात की आपसे, मेरी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने लो एंड हाई मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता तो बेसिकली वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करता है बहुत बुरी तरह। ठीक है, स्पेशलाइज्ड पीपल कैन फोकस इन देयर एरिया which leads to higher productivity। जब स्पेशलाइज लोग अपने एरिया पे फोकस करेंगे, अब मैं हूं मिसाल के तौर पे, तो मैं बिजनेस
का एक्सपर्ट टीचर हूं, जमाना गुजर गया मुझे बिजनेस पढ़ाते हुए। इसमें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाता आ रहा हूं और बिजनेस से रिलेटेड हर फील्ड जिसके अंदर आप जिसको आप समझ सकते हैं वो, और इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसकी भी मेरे पास डिग्री भी है एंड बहुत अरसा हो गया इसको पढ़ाते हुए। तो बेसिकली मैं स्पेशलाइज्ड हो गया, इसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत हो गया। तो अब जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूं उस अंदाज से भी एक नए आने वाला टीचर शायद नहीं पढ़ा सकेगा। हो सकता है कोई मुझसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, बिल्कुल हो सकते हैं लोग जी। तो बहरल, एंड द हायर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू रिड्यूस कॉस्ट। अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट है, वो फोकस कर पा रहा है अपनी मेन जॉब पे, कोर एरिया पे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि लीस्ट रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट को इंक्रीज किया जाए एफिशिएंटली। इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, स्मॉल बिजनेसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि जो सोल ट्रेडर अगर बिजनेस आप उठा लें तो वो बेचारा होल सोल सारे काम करता है। वही सेठ भी होता है, वही नौकरी पे भी लगता है, एचआर का काम भी उसका होता है, वही गल्ला भी संभाल रहा होता है, जिसका फाइनेंशियल मुंशी कह लें, गल्ला भी संभालता है, वही बेचारा मार्केटिंग भी करता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कोर एरिया पे फोकस नहीं कर पाता। अल्टीमेटली स्लोली एंड स्टेडली बिजनेस जो है वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाता और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आ पाती। सो मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल या स्पेशलाइजेशन वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फोर्थ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसे आप परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। कभी आपने देखा होगा जब आप बड़े बड़े मॉल्स पे जाते हैं, वॉलमार्ट की मिसाल ले लें आप, आपको वॉलमार्ट का यकीनन पता होगा, सेंटर पॉइंट की मिसाल ले लें आप, एक्स्ट्रा स्टोर्स की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में आप ले लें मिसाल इम्तियाज स्टोर की ले लें, और नाहिद सुपर स्टोर की ले लें आप, चेज की मिसाल ले लें, ये बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। आप जब यहां जाते हैं आप अक्सर देखते हैं कि ऑफर्स लगी हुई होती हैं चीज़ों पे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पे ऑफर लगी हुई होती है। लेकिन जो परचून की दुकान वाले हैं, गली मोहल्ले के हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, मोहल्ले के अंदर है, वो ऑफर्स नहीं लगा पाते। उनके पास ऑफर्स नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। क्यों? वाई? देयर इज अ रीजन। क्योंकि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेनिफिट को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस इस बेनिफिट की तरफ नहीं जा सकते। देयर इज अ रीजन। क्योंकि जब वो बल्क में परचेजिंग करते हैं या वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, परचेजिंग की तरफ अभी आ जाओ क्योंकि बात परचेजिंग की है। जब वो बल्क में परचेजिंग करते हैं ना, तो उनकी परचेजिंग ऐसी नहीं होती है कि यार 100 बोतलें दे दो हमें कोका कोला की या किसी ड्रिंक की मिसाल के तौर पे, या हमें जो है वो, उनकी होती है भाई पूरा कंटेनर उतरना है। एक कंटेनर कोका कोला का उतरेगा, एक कंटेनर पेप्सी का उतरेगा, एक कंटेनर 7 अप का उतरेगा। उनके पास स्टोरेज, ऑल्दो कि उनके लिए स्टोरेज एक प्रॉब्लम है, बट फिर भी जब वो इतने हाई लेवल के ऊपर बाइंग करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं। जब उन्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं तो उनकी परचेजिंग कॉस्ट नीचे आ जाती है। अच्छा, सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट नीचे नहीं आती है, बल्कि बहुत सारी दीगर दूसरी कॉस्ट हैं जो कि सेव कर लेते हैं वो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक ही दफा आएगा इतना सारा सामान, एक ही दफा आपके पास डंप हो जाएगा, आपको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार उस हेडिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा कि अगर मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बाहर से आ रही है तो एक ही दफा आपको कस्टम के ऊपर जो भी मामला अपने तय करने एक दफा करने, बार बार नहीं करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मंगा रहे हैं, हर दफा जा रहे हैं, हर दफा मामला तय कर रहे हैं, हर दफा अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, उस सबसे आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो एक ही दफा आपकी कॉस्ट पड़ी, बहुत सारा स्टफ अंदर आ गया, परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रीड करो, हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्ला ब्ला ब्ला, लार्ज फर्म्स कैन लोअर देयर एवरेज कॉस्ट बाय बाइंग रिसोर्सेज यानी मटेरियल्स यूज इन प्रोडक्शन इन बल्क क्वांटिटीज। क्लियर हो गया? बल्क क्वांटिटीज पे खरीदा, डिस्काउंट मिला ठीक ठाक, नतीजा क्या हुआ? एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली गई। मगर छोटे बिजनेसेस ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना ही खरीदते हैं मार्केट से माल या होलसेलर से उतना ही खरीदते हैं जितनी पॉसिबल डिमांड आएगी कस्टमर की। ठीक है, और उनके पास स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो ज्यादा खरीद भी नहीं सकते, अगर खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई यहां तक बात? परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देखो बड़ा आसान सा बताता हूं। पैसा ज्यादा जब बड़े बिजनेसेस के पास होता है ना, तो वो ज्यादा पैसा निकालते हैं। ज्यादा पैसा निकालते हैं किस पे खर्च करते हैं जी? मार्केटिंग के ऊपर। ज्यादा मार्केटिंग होगी तो ज्यादा सेल्स होगी, लोगों को ज्यादा पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट का,
और जब ज्यादा पता चलेगा जाहिर सी बात आपकी सेल बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे। ज्यादा सेल का मतलब क्या है? मोर रेवेन्यू। मोर रेवेन्यू का मतलब क्या है? मोर प्रॉफिट। अल्टीमेटली क्या होता है, जब बिजनेसेस हाई स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो मार्केटिंग का बजट बड़ा रखते हैं, और उसका फायदा उन्हें होता है कि उनकी मार्केटिंग का बजट जितना उनका आउटपुट है उस पे डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाती है। हाँ, ऑल्दो कि मार्केटिंग का बजट बहुत ज्यादा है, मेक सेंस, बट उनका आउटपुट भी तो ज्यादा है, और उस आउटपुट के ऊपर उनका बजट डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इतना पता नहीं चलता। रीड करो, ऑल्दो द मार्केटिंग कॉस्ट राइजेस with the size of a business, both businesses need marketing, but for the large firms the cost can be spread over the high level of sale। लेकिन छोटे में ऐसा नहीं होता। छोटे में अगर वो बेचारा बैनर भी लगाएगा ना, या वो एक सोशल मीडिया का एड भी बूस्ट करेगा, तो भी उसका क्योंकि स्केल थोड़े पे ऑपरेट हो रहा है, वो भी इट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट। मगर बड़े बिजनेसेस के अंदर ये फायदा होता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नॉर्मली जब ही बिजनेसेस एंजॉय कर पाते हैं जब उनका या तो साइज बड़ा हो जाता है या हाई स्केल के ऊपर ऑपरेट करने लगते हैं। दैट मेक सेंस कि अगर कोई बिजनेस हाई स्केल के ऊपर ऑपरेट करने लगेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनका साइज बड़ा हो गया बिजनेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि रिस्क डाइवर्जन इकोनॉमीज। कभी आप देखेंगे मिसाल के तौर पे एप्पल है या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, प्रोडक्ट रेंज है, उसमें क्या होता है कि वो बिजनेस कोर तो किसी एक चीज का है, मगर उसने उसी से एफिलिएटेड कई सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की हुई थी। जैसे आप एप्पल की देख सकते हैं कि एप्पल उन्होंने लैपटॉप दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है, सेलफोन दिया हुआ है, अब उन्होंने एप्पल की स्मार्ट वॉच भी दे दी है, और एप्पल की कई सारी चीजें उन्होंने दे दी हैं। एप्पल के उन्होंने राउटर निकाल दिए हैं, एप्पल के उन्होंने स्टोरेज डाटा, आई डोंट नो क्या कुछ निकाल दिया। बेसिकली सीन क्या है सबके पीछे? देखो, उसके पीछे सीन ये है जो आपको अब इस ग्राफ में समझ आएगा। किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड तो ऐसा हो सकता है कि नीचे जा रही हो, जो लाल वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड तो हो सकता है नीचे जा रही हो, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, तो उन कई सारी प्रोडक्ट्स की डिमांड की वजह से बिजनेसेस सरवाइव कर जाते हैं, और वो एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड कम है या जिसकी सेल कम है उसको सपोर्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली ये होता है कि ओवरऑल बिजनेस की डिमांड ऊपर ही ऊपर जा रही होती है। कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड तो आप कह सकते हैं नीचे, मगर अल्टीमेटली जो बिजनेस की डिमांड है उसकी जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि दीगर दूसरी प्रोडक्ट से उसे रेवेन्यू स्टिल आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, रिस्क बेयरिंग क्यों है या रिस्क डाइवर्जन क्यों है? क्योंकि एक प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं किया हुआ, कई सारी प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर दिया हुआ है, तो रिस्क बेसिकली स्प्रेड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है बाकी तमाम दूसरी प्रोडक्ट्स में। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे मूव करते हैं जी। अच्छा जनाब, तो अब तक हमने कवर कर लिए इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने आपको ये सारी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझा दी। अब हम कवर करने वाले हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ। मूव करने से पहले इसकी पहले डेफिनेशन को समझ लो। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑकर विद इन द इंडस्ट्री, नॉट इन एन इंडिविजुअल फर्म। पूरी इंडस्ट्री में एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑकर होती हैं, ठीक है। दे आर लार्जली बियॉन्ड इंडिविजुअल फर्म्स कंट्रोल। इंडिविजुअल फर्म इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ये बाहर होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। कैसे होंगी, क्या होंगी, अभी आपको समझ आ जाएगा। इट इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट विच एनी बिजनेस इन एन इंडस्ट्री में एंजॉय एज द इंडस्ट्री ग्रोज। कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री वो ग्रो करना शुरू करती है, उसकी ग्रोथ की वजह से बिजनेसेस भी ग्रो करने लगते हैं। किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो उस इंडस्ट्री में छोटे मोटे बिजनेसेस भी ऑपरेट हो रहे हैं वो भी उठ जाते हैं, ठीक है। और उस चेंज की वजह से इनकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाती है। वो कैसे आएगी भी आपको समझ आएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रीजनल लोकेशंस। दुनिया के अंदर जगह जगह पे जहां जहां बिजनेसेस मौजूद हैं उस पे भी डिपेंड करता है, रीजनल लोकेशंस पे भी ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये लास्ट वाला पॉइंट है जो भी आपको मैं समझाऊंगा। आ जाए जनाब, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और से देखो, ये जो लाल वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन, बेसिकली ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की लाइन है। इसमें क्या हो रहा है कि जनाब कॉस्ट आपकी नीचे आ रही है, यहां से आपका आउटपुट है। लेकिन जो ये ग्रीन वाली लाइन है बेसिकली ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ हुआ, इंडस्ट्री में कुछ हुआ,
ओवरऑल पूरी कॉस्ट नीचे आ गई आपकी। ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है, ये जो लाल वाला है, बेसिकली ये इंटरनल इकोनॉमीज का ग्राफ है। क्लियर होगी? दिस इज हाउ वी ड्रॉ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ग्राफ। पूरा जो ग्राफ है वो आपका मूव करके नीचे आ गया क्योंकि एक्सटर्नली कुछ हुआ है, इंटरनली नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो पूरी कॉस्ट आपकी नीचे आ जाएगी। मूव करते हैं जी। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया। मैं अपने बिजनेस की आपको मिसाल दे देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लेक्चरर हूं और एक्सपर्ट बिजनेस का लेक्चरर हूं एंड ट्रेनर हूं, बहुत मामूली सा, बहुत छोटा सा, शायद आप कह सकते हैं अननोन ट्रेनर भी क्यों, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये होता था कि मुझे बिजनेसेस इनवाइट करते थे और मुझे विजिट करना पड़ता था, फिजिकली जाता था, मेरा भी टाइम लगता था और उनको भी कॉस्ट लगती थी, जाहिर है। अब क्या हो गया, इंटरनेट की वजह से ये जो नया अभी सारे सिस्टम कोरोना के बाद सारी दुनिया ई पे चली गई। अब मैं उनके सॉफ्टवेयर में लॉगिन होता हूँ, सब लोग सामने आ जाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा देता हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स दे देता हूँ। जिस तरह मैं अपनी एकेडमी आइल्स की रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है हमारा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या हुआ, पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोग्रेस आई और मुझ जैसे छोटे छोटे बिजनेस को रन करने वाले लोग भी फायदा उठा गए। हमारी पर यूनिट कॉस्ट बहुत नीचे आ गई। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्री, पहली चीज। दूसरी चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट रिजल्टेड इन द ह्यूज कॉस्ट सेविंग। ये एक बड़ी सी एग्जांपल है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि इंटरनेट के बाद उनकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा सेफ हो गई, बहुत ज्यादा सेफ हो गई है। ये जो आप ईमेल को आज बड़ा आसानी से लेते हैं, आज से कुछ साल पहले इसका वजूद भी नहीं था। खत लिखे जाते थे, फैक्स किया जाता था, वहां रिसीव होता था। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, उसके कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। इंटरनेट है जी आपके पास फ्री, आप अपने सर्वर से इजीली, आप अपने किसी भी याहू से, ये जीमेल से, हॉटमेल से आप ईमेल भेज देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क आप गौर से देखें, बिजनेस के हाथ में तो नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट इसकी देखभाल करेगी। अगर उस लोकेशन में जहां पे इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या बिजनेस ऑपरेट होता है, मिसाल के तौर पे, अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस में। मैंने एक जगह पे ट्रेनिंग करवाई थी, मुझे बुलाया था कि जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और कस्टमर नहीं आते हैं मगर सामने जाते हैं। रीजन वाज वेरी सिंपल। मैंने कहा आपने इतना जबरदस्त बिजनेस खोला लेकिन पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है। अब पार्किंग के लिए जो सामने वाला बिजनेस है उसने ऐसी जगह खोला है, बराबर में बहुत बड़ा प्लॉट है और उसने अपने एक फ्लोर को पूरा खाली किया हुआ है पार्किंग के लिए। आपने पार्किंग नहीं बनाई। हमारे यहाँ पार्किंग का कल्चर नहीं है। हम ये सोचते हैं यार कस्टमर दूर खड़ी करेगा, पैदल आएगा। लेकिन अब कस्टमर की जो टेस्ट है ना वो तब्दील होता जा रहा है, वो वैसा नहीं है जैसे पहले था। कस्टमर की डिमांड बढ़ गई है हर जगह, चाहे हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हो या डेवलप्ड वेस्ट की कंट्रीज हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। कस्टमर, मैंने जैसे आपको कहा कि किसी भी बिजनेस के लिए दिल की हैसियत कस्टमर ही रखता है। अच्छा, तो बेसिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोकेशन का अच्छा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा ही करेगा। क्विक टाइमली डिलीवरीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अमेजॉन की मिसाल उठा लें आप, दराज की मिसाल उठा लें आप, noon.com की मिसाल उठा लें। अगर मिसाल के तौर पे वो आपको डिलीवरीज ऑन टाइम ना करें, अगर एक दफा आपकी डिलीवरी ऑन टाइम नहीं आएगी, आप दूसरी दफा ऑर्डर करते हुए सोचेंगे, आपके जहन में एक परसेप्शन फौरन डेवलप हो जाएगा, यार टाइमली डिलीवरीज नहीं आती। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी हम बहुत तेजी से पिक करते हैं, यूं फॉरन नेगेटिविटी को पिक करते हैं। पॉजिटिविटी के कई एक्सपीरियंसेस को हम लेते नहीं है, सीरियस नहीं लेते, लेकिन नेगेटिविटी का एक एक्सपीरियंस हम फॉरन कैच कर जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो डिलीवरीज अगर टाइमली होंगी तो बेसिकली ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा। एम्प्लॉयज विल रिपोर्ट ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सड़कें खराब ना होने की वजह से या उस जगह का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो आपके एम्प्लॉयज जो हैं, जो कि असल में आपका एसेट हैं, वो टाइम पे आएंगे, टाइम पे आएंगे तो टाइम पे जाएंगे। ठीक है, तो वो मोटिवेटेड भी होंगे, टाइम पे आएंगे तो ऑपरेशन को अपने वक्त पे शुरू करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। और लास्ट थिंग इज कस्टमर विल प्रेफर टू विजिट ड्यू टू द कन्वीनियंट लोकेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि ये जो पार्किंग का प्रॉब्लम था, अगर लोकेशन कन्वीनियंट है, नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, आई प्रेफर कि यार अगर इसी साइड पे शॉप आएगी तो मैं ले लूंगा, कौन जाए आगे यू टर्न लेके आए और यहां से सामान ले। तो बेसिकली कस्टमर जो है वो कन्वीनियंस को देखता है। अगर लोकेशन कन्वीनियंट है,
एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो सकती है, बेहतरीन फूड चेन था, फेल हो गया। देयर वाज अ रीजन कि जहां से ब्रिज उतरता है ना, उसके बिल्कुल पास खुला हुआ था वो। अब अगर उस आला तरीन रेस्टोरेंट बना हुआ था, बट द प्रॉब्लम इज कि जब उससे ब्रिज उतरते हैं आप, फिर आप सीधा जाते हैं, फिर आप यू टर्न लेते हैं आगे से जाके, फिर आप सीधा आते हैं नेक्स्ट अपोजिट रोड पे और यू टर्न लेके आप दोबारा इस शॉप पे, इस रेस्टोरेंट पे आप आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, स्लोली इंस्टेंटली लोगों ने बोला नहीं यार, इसी रोड पे अगला जो है रेस्टोरेंट, हम वहां चले जाएंगे। कौन आए यू टर्न लेके, इतना लंबा ट्रैफिक में फंसे, 2 सिग्नल पार कर, फेल हो गया बिजनेस। ठीक है, तो लोकेशन की जो कन्वीनियंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं जनाब, स्किल्ड लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया में आपका बिजनेस लोकेटेड है, शहर है, मुल्क है, जिस एरिया में भी है, अगर वहां पे लेबर अवेलेबल है इजिली और स्किल्ड है, और आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड लेबर है, उसकी स्पेशलाइज्ड लेबर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एज है। आपको बाहर से लेबर नहीं लानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, आप वहीं से हायरिंग कर लेंगे लोकल। कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे एरिया में अपने बिजनेस को ऑपरेट करना जहां पे गवर्नमेंट ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने या यूनिवर्सिटीज ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ हो कि वो ट्रेनिंग करवाते हो उस कंट्री में, उस सिटी में, स्पेसिफिक स्किल्स की, जो वहां पे आने वाले या ऑपरेट होने वाले बिजनेसेस को रिक्वायर्ड हैं, वो उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। वो अपनी लेबर को तैयार करते हैं, अपने नौजवानों को तैयार करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कि यार बाहर से बिजनेसेस आएंगे, उनको ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम इनकी तैयारी पहले से करवाएं, जब वो जैसे ही अनाउंस करेंगे हमारे लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसी जगहों को भी बिजनेसेस प्रेफर करते हैं कि यार हम ऐसी जगह पे अपने बिजनेस को खोलें जहां पे कि हमें यूनिवर्सिटीज या इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, हमारे पास स्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, द लास्ट थिंग इज रीजनल स्पेशलाइजेशन। इंडिया की स्पाइसेस बहुत मशहूर हैं, कश्मीर की सैफरन बहुत मशहूर है, ज़ाफ़रान जिसे आप कहते हैं, सऊदी अरब की डेट्स बहुत मशहूर हैं, जैतून बहुत मशहूर है मोरक्को का, और दीगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन जगहों की बहुत मशहूर हैं। श्रीलंका का नारियल तेल बहुत मशहूर है। रीजनल स्पेशलाइजेशन की मतलब क्या है, जो जिस जगह का स्पेशलाइज्ड है उसकी आबो हवा भी उसे सपोर्ट करती है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको रीड करें आप सुनेंगे, इट मींस द स्पेसिफिक लोकेशन or the country has highly regarded and reliable reputation for producing a certain good and service। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि वो बिजनेस स्पेशलाइज्ड है उन प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आप नॉर्मली डील भी करते हैं ऐसे ही बिजनेसेस से जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने में। सेकेंडली, आप ऑपरेट करते हैं या आप अपने बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे रीजन्स की तरफ जाते हैं कि अगर उस रीजन में आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो कर सकते हैं, क्योंकि भाई वहां की आबो हवा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी से मिसाल देता हूं, आपको नारियल तेल की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, और पैसा भी आपके पास बहुत है, आप सऊदी अरब में लगाएंगे या श्रीलंका में लगाएंगे? सोचें, आप दुबई में लगाएंगे या श्रीलंका में लगाएंगे? अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, इस जगह पे लगाएंगे, यहाँ का वेदर उसे सपोर्ट ही नहीं करता। डेजर्ट का वेदर है, 60+, 50+ यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। कोकोनट के लिए श्रीलंका, कोकोनट की क्रॉप्स जो हैं वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रो हो जाती हैं बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्लांट को वहाँ लगाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है उसे। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नीचे चली जाएगी, बजाय इसके कि आप इन कंट्रीज में लगाएंगे, फिर आप वहां से जाएंगे श्रीलंका से और वहां से आप नारियल खरीद के लाएंगे और तेल यहाँ निकालेंगे। डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, इसको गौर से रीड करो, मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। वो कहता है दिस अलाउज द इंडस्ट्री टू बेनिफिट फ्रॉम गेटिंग एक्सेस टू स्पेशलिस्ट लेबर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द सप्लायर्स, जो इन रीजन्स के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं उनसे आप डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, it helps to reduce the average cost of production for the industry due to the huge demand and excessive production. The reputation of the business also allows to charge the higher prices. इसी वजह से जब आपकी रेपुटेशन ये होती है कि आप स्पेशलाइज्ड रीजन में ऑपरेट होने वाले स्पेशलाइज्ड बिजनेस हैं, आप प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं इस वजह से। और ये नॉर्मली होता है कि आपको पता होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आपको पता होता है कि यार ये कपड़ा कहाँ का अच्छा है जी, बांग्लादेश से आया हुआ कपड़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो यार कपड़ा अच्छा होगा,
ठीक है, यूके से आया हुआ कपड़ा है, सूट का, कोट का, यार कपड़ा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप कहें यार घाना से आया हुआ है मिसाल के तौर पे तो उसका कपड़ा अच्छा होगा। आपको पता है कि स्पेशलिटी नहीं है घाना की, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, दिस वॉज आवर लेक्चर ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। जितना समझा सकता था उतना मैंने अच्छा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें ताकि उनका भी मेरी इन लेक्चर से, इन वीडियो से फायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।